हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। अभिपीडिया एसएससी के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, आप सनी भोसले आपका। देखिए, आज जैसा कि आपको टैगलाइन दिख रही है, हाउ टू क्रैक एसएससी सीएचएसएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसका मतलब सीधा सा क्या है कि हम इस आज पूरा सीएचएसएल के ब्यौरे को देखेंगे कि जब कभी सीएचएसएल का एग्जाम आन देखिए, वैसे तो जब कभी नहीं बोलना चाहिए, सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है। क्योंकि कब है एग्जाम, देखें जरा, सबसे पहले देखें एग्जाम की जो डेट दी हुई है आपको क्या है, मई 2022। बस आ गया ये, आवाज मारी वही हाजिर है, क्लियर है। तो ज्यादा दूर नहीं है, बिकॉज हम कहां खड़े हैं, मई। देख लो क्या चल रहा है, हार्डली ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है। तो देखो, आज सीएचएसएल के लिए जानने के लिए हम सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्लियर है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात जो मैं बिना वक्त जाए यहां पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है पोस्ट। कि पोस्ट कौन कौन सी हैं सीएचएसएल में, आप तैयारी करते रहो बेटा, बट किस चीज की तैयारी करनी है, कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, हमें मेन मुद्दा तो वही है हमारा। डन। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे बारे आप जो बोलते हो लोअर डिविजनल क्लर्क, जिसको आप एलडीसी बोलते हो, बहुत सारे एग्जाम्स में लिखा होता है एलडीसी, उसकी फुल फॉर्म क्या है, लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरीट, असिस्टेंट जेएसए भी होता है। पे आपका होता है लेवल 2 का, लेवल 2 का ग्रेड पे आपका, और लेवल 2 का ग्रेड पे है कितना आपका, 19,900 से लेके बेटा 63,200 रुपए तक। समझ आ गई बात, कितना, 19,900 से लेके 63,200 रुपए तक, डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या पी है या सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे बोलते हैं इसे, इसका है लेवल 4, 25,500 से 81,100 रुपए, 81,100 रुपये। थर्ड आपके पास क्या है इसके अंदर, थर्ड आपके पास है डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ। इसका भी पे लेवल क्या आपके पास 4। डन। और इसके अंदर क्या आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास 25,500 से 81,000 जो उसका था सेम यही है, ठीक है। और लेवल 5 दो तरह के इसके अंदर हैं, वो धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे, चिंता मत करो। एक एक चीज का, एक एक पोस्ट का ब्यौरा दिया जाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट कितने आपको ग्रेड पे देके जाने वाली है। डन। उसका भी एक अलग से बनाएंगे हम कुछ। उसके बाद है आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर। डन। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये है ग्रेड ए आपका, और पे लेवल है आपका 4, और ये भी 25,500 से लेके 81,100। तो अपने करियर के स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है सीएचएसएल, अगर आप बढ़िया से इसकी तैयारी करोगे, क्लियर है। अगर आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है अपने करियर के, अपने जॉब के करियर को स्टार्ट करने के लिए, क्लियर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं करना क्या पड़ेगा इनको पाने के लिए। इनको पाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा ना, देखो क्या करना पड़ेगा। अब अगर मैं बेसिकली आपसे बात करूं, जो पिछले साल की कट ऑफ थी, जो पिछले एग्जाम्स की कट ऑफ थी, अप्रोक्सीमेटली कितनी रही है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे तो ये कट ऑफ 140 के अराउंड थी पिछली बार से। हालांकि 10-12 नंबर कम थी, बट हाँ ठीक है, इतनी जेन्युइन थी क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया था, ठीक है। कुछ ज्यादा था। कैंडिडेट अवेलेबल कितने थे आपके पास, इतने जो पास हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट कितने, अगर आप ऐसी कैटेगरी से हैं तो बेटा 114.16, यानी 114 बहुत कम गई थी, ठीक है, पिछली बार ये भी हाई थी। अगर आप एसटी से हैं तो 108.8, ठीक है। ओबीसी से तो 139.4। देखो ओबीसी और अनरिजर्व में कोई ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया आज के टाइम में, ठीक है। तो जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको भी अच्छी की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, वैसे अच्छी तैयारी तो सबको ही करनी पड़ेगी। बिकॉज ये मत सोच के चलिए कि आपको अच्छा स्कोर करना है, ये मत सोच के चलो कि भाई मेरे पास कैटेगरी है तो कम नहीं, उसमें भी बहुत हाई जा रही है। तो 108 कट ऑफ है कि आपने टायर 1 क्लियर किया तो टायर 2 के लिए, बट जब तक आप अच्छा स्कोर नहीं लाएंगे सेटिस्फैक्ट्री आपको जॉब नहीं मिलने वाली, ये बात याद रखिएगा। डन। ईडब्ल्यूएस की है, फिर आपको ईएसएम की दी है, फिर ओएच एचएच, और ऐसे करके आपको अलग अलग तरह की कट ऑफ जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो याद रखिए, कट ऑफ सिर्फ एक पेपर का, पिछले पेपर का एनालिसिस होता है कि इतने वाला पास था, ठीक है। इतने पे जॉब मिली ना मिली, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इतना करने के बाद आप टायर 2 जो होता है आपका, उसके लिए आप क्या है, अवेलेबल हो जाते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो एसएससी सीएचएसएल में आता क्या क्या है, ठीक है। अब एसएससी सीएचएसएल की हमने बात कर ली, हमने फिर उसके व्यू उसको देख लिया, भाई आता क्या है, ठीक है। ग्रेड पे को देख लिया, हमने उसके एग्जाम की डेट को देख ली, भाई मई 2022 में आने वाला एग्जाम है। बट अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर होता क्या है, पेपर किस लेवल का आता है और क्या क्या होता है। देखो 4 सेक्शन आता है बेटा। पहला हो गया आपका रीजनिंग सेक्शन, दूसरा हो गया आपका इंग्लिश सेक्शन,
जिसका आपका थर्ड हो गया, ओह डराने वाला ना, क्वांट सेक्शन बहुत इजी है, बहुत इजी आता है, कोई ज़्यादा मॉडरेटेड लेवल नहीं है। और फोर्थ आपका जीएस, जीएस प्लस जीके भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। देखो होता क्या है, टोटल आएंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, क्वांट के 25 क्वेश्चन, और जीएस के भी क्या होंगे 25 क्वेश्चन, डन। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, समझ आ गई बात। तो ऐसा कुछ इसका पैटर्न रहता है, क्लियर। तो चलिए उसकी भी एक दिन, उसकी भी अलग से चर्चा करूंगा, कितने मार्क्स का है कितने नेगेटिव है उसकी अलग से बात करेंगे। बट अब ये सुनिए 25 क्वेश्चन होते हैं, कि 25 रीजनिंग आएंगे, 25 आएंगे इंग्लिश के, 25 आएंगे क्वांट के, और 25 आएंगे आपके पास जीएस के क्वेश्चन, डन। तो 4 सेक्शन है, चारों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे आप बैंक्स की बात करेंगे वहां पे सेक्शनल कट ऑफ है, यहाँ पे आपके पास सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा, वी डोंट हैव सेक्शनल कट ऑफ इसमें, ठीक है। तो अगर आपका क्वांट अच्छा है तो आप इंग्लिश के थोड़े मार्क्स एडजस्ट कर सकते हैं, अगर जीएस किसी का अच्छा तो वो रीजनिंग के कर सकता है, बट रीजनिंग के आई थिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 आते हैं आपके, हमेशा याद रखना, ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 आता है। तो बहुत बढ़िया से आपको हर सेक्शन को अच्छे से पकड़ के चलना है। याद रखना 200 के 200 क्वेश्चन करने वाला टेम्पटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए नहीं किए, फर्क ये पड़ता है जितने अटेम्प्ट किए हैं वो ठीक हैं या नहीं, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। ये कोई जरूरी नहीं है, अटेम्पटेशन कभी नहीं आपको कारगर साबित होगी, आपको कारगर साबित क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी। चलिए उसी के ऊपर बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम। अब हमेशा बच्चों का ना यही क्वेश्चन रहता है कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं बट उतना स्कोर नहीं आ पा रहा, ठीक है, कि हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बट हमारे स्कोर नहीं इंप्रूव हो पा रहा। ये कैसे करना है, स्कोर मैक्सिमम का मतलब क्या है कि अच्छे से अच्छा स्कोर, मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि 200 आउट ऑफ 200 ले लिए, बिल्कुल गलत हो गई ये चीज। मैक्सिमम का मतलब है एक बढ़िया स्कोर 150 160 या 140 के अराउंड का स्कोर है, या 140 प्लस ही बोलो, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ आपको अभी दिखाई अनरिजर्व की कितनी थी आपकी 141 के अराउंड कुछ, तो इससे ज्यादा ही नंबर लेने, इससे कम का तो सोचना भी मत। चलिए देखते हैं फिर क्या दिया गया आगे। चलिए नेक्स्ट आपके पास ये देखो जो मैंने लिखा हुआ, सबसे पहला पॉइंट क्या दिया, कंप्लीट यूअर सिलेबस। जब तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है आप कैसे बोलोगे कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्या करना है, सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आपने अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है नहीं किया, डन। उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, उसको भी धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, डन। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपका लेवल क्या आता है, कि आपके पास जो भी सेक्शन की बात करें, इधर आप बात करें रीजनिंग की, चाहे आप बात करें बेटा इंग्लिश की, चाहे हम क्वांट की बात करेंगे, यहां बात करेंगे आपका जीके या जीएस की, एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए, वी मस्ट नो कि हमारा जो पेपर का लेवल है वो कैसा आएगा। वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस से, समझ रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम को, नॉट CHSL, आप किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना चाह रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो उसका सबसे अच्छा मीडियम क्या होगा आपके पास, प्रीवियस ईयर आपके पेपर्स, डन। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेरा क्या है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे किनारा करते हैं कि नहीं नहीं कैलकुलेशन करनी नहीं है, चाहे आप CGL की बात करो बेटा, चाहे CHSL की बात करें, चाहे आप बात करें CPO की या आप बात करें MTS की, कैलकुलेशन आज के टाइम में पेपर में आ रही है। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करना बहुत कठिन है, ठीक है। और कैलकुलेशन कहां काम आएगी आपको, आपको रीजनिंग प्लस क्वांट दोनों सेक्शंस में आपकी काम आने वाली चीज है, ये बात याद रखिएगा, डन। कि कैलकुलेशन कहां काम आएगी आपके पास, क्वांट में तो काम आनी है नंबर 1, नंबर 2 आपके रीजनिंग सेक्शन में भी इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सीरीज के क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, चाहे आप दूसरे तरह के क्वेश्चंस कीजिए, चाहे आप क्लॉक कैलेंडर की बात कर लीजिए, वहां पे आपको कैलकुलेशन काम आनी ही आनी है, समझ रहे हो। तो कैलकुलेशन को तो कभी भी दरकिनार करके बेटा चलना नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन को करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्या बेटा, नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। अब अगर मैं बात करूं, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, आपने कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी कर ली, प्रीवियस ईयर भी कर लिया, बट अभी तक हमने मॉक टेस्ट को नहीं किया, तो बेटा दिल्ली अभी दूर है। रीजन क्या है इसका, द बेसिक रीजन इज दैट कि मॉक टेस्ट में आपको एक्चुअली पता चलेगा कि पेपर कितने घंटे में आप पूरा कर पा रहे हैं,
और कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पा रहे हैं। समझ रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता पेपर आसान है या टफ है, डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि आपकी अप्रोच डेवलप होनी चाहिए कि उन 1 घंटे में बैठ के आप क्या सोच रहे हैं। एक ही तो घंटा है हमारे पास, कोई ज्यादा टाइम थोड़ी ना है। समझ रहे हो, तो वो 1 घंटे के लिए तैयारी करनी है हमें, वो कहां से होगी, वो आपका मॉक टेस्ट कराएगा, इसके ऊपर भी धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस। एक दिन भी ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर रहा हूं या आज तो छुट्टी है, संडे है, कर लेते हैं। उनकी सिलेक्शन नहीं होती है, फिर उनकी सिलेक्शन छुट्टी हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मॉक टेस्ट के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। डेट डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, कि मॉक टेस्ट कैसे करने हैं। जरूरी नहीं है कि डेली मॉक टेस्ट दो, हर दूसरे तीसरे दिन या एक हफ्ते में एक बार या 2 बार लगाइए, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से, आपकी अप्रोच के हिसाब से। बट आपको उसका एनालिसिस भी करना है कि उसमें नंबर कम क्यों आए, कि जहां गलतियां हो रही है उस गलतियों को दोहराना नहीं है। मॉक टेस्ट इसलिए काम आता है, और यही चीज आपको बताएगी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस के दम पे या मॉक टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे, और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के फिर पेन चलेगा, दिमाग भी चलेगा, दौड़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चन वहां उस दिन गलत हुआ था, मैंने प्रैक्टिस की थी तो ये ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ये सबसे मेजर है, सबसे मेजर की अगर मैं बात करूं वो क्या है मेरा, कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कैसी है मेरी, चाहे आप रीजनिंग की बात करो, चाहे आप जीएस की बात करो। अब जी मुगल कल्चर पे कोई क्वेश्चन आ गया आपका जीएस का, जब तक आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि गांधी जी इंडिया आए कब, तो आप कैसे बता पाएंगे गांधी के जीवन के, सॉरी गांधी जी के जीवन काल के बारे में। समझ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उनका सारा पता होना चाहिए, वो कब भारत आए थे, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए। समझ रहे हो, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आप मैथ्स में तो, आप क्वांट में तो बहुत अच्छे से आप करेंगे, रेशो वाले मेथड से जैसे मर्जी आप करेंगे, बट बाकी सेक्शंस में भी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए कि इंग्लिश में टेंसेस करने हैं, इंग्लिश में वॉइस नरेशन करने हैं, इंग्लिश में एरर्स करने हैं। सो कैसे आएंगे वो जब तक आपने पढ़ा ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, पता होना चाहिए इज एम आर कहां लगेगा, बहुत बार कहां लगेगा। इसीलिए बोलते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करो। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को पक्का करना है, इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है आप ये चीजें नहीं कर सकते। समझ आ गई मेरी बात। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं क्या है। नेक्स्ट थिंग इज इफेक्टिवनेस ऑफ टारगेट बेस्ड स्टडी, फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। देखो हमेशा याद रखना, अगर आपका देखो जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मेरा क्वांट बहुत अच्छा है, मैथ अच्छा है, उसमें मैंने मैथ में चलो 25 में से 24 या 25 के 25 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन आ गए। बट अगर मैंने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश में मैंने स्कोर ही क्या किया अपना 10 किया। सो मैथ और इंग्लिश की एवरेज मिला के कितनी आ गई, 30। कुछ भी नहीं बना मेरे पास, जीरो आउटपुट, इतने में सिलेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि 2022 में हमें जॉब लेनी है। इसका मतलब करना क्या पड़ेगा, आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है कि मेरा ये सेक्शन वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करूंगा या करूंगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका ऑल्टरनेट ढूंढो। मैं अभी कह रहा हूं मुझे 50 आउट ऑफ 50 हर सेक्शन में नहीं करने, जीएस में बहुत मुश्किल है बेटा 50 आउट ऑफ 50 करना, तो अपनी रेंज सिलेक्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस पोर्शन से आ रहे हैं, उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। इसीलिए यहां पे लिखा टारगेट बेस्ड स्टडी। तो टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब क्या है कि टारगेट को अचीव करो। समझ रहे हो, स्मॉल स्मॉल टारगेट्स बनाए, उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो एंड यू विल गेट योर चांस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। चलिए अब देखें, अब मुझे क्या दिया हुआ, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टायर 1 कि अगर मैं बात करूं कि टायर 1 का जो आपका एग्जाम आना है, ठीक है, जो टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, अब उसमें आना क्या क्या है ये भी तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें क्या क्या था आपके, स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉट द एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आपके सिनोनिम, होनोमस, एंटोनोमस, स्पेलिंग्स, मिसस्पेल वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया, आपके एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, ठीक है, वॉइस ऑफ वर्ब्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसी को नरेशन बोला जाता है। ठीक है, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है, क्लोज, आपका क्लोज ये तो आना ही आना है, क्लोज टेस्ट तो आता ही आता है आपका। समझ रहे हो, क्लोज टेस्ट तो आता ही आता है, और कॉम्प्रीहेंशन भी आता ही आता है। मतलब कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि आपको एक पैसेज पढ़ के नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चनों के उत्तर देने होते हैं, इसको बोला जाता है कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट इज जर्नल इंटेलिजेंसी। देखो ये क्या होता है, पहले पढ़ता हूं फिर बताऊंगा। देखो क्या होता है, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। तो ये आपका क्या है, ये आपका रीजनिंग का पार्ट है, समझ रहे हो। ये बेटा आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका रीजनिंग का पार्ट है। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सिमेंटिक एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है, जो आपके वर्ड से रिलेटेड होते हैं। डन। सिंबॉलिक ऑपरेशंस, कुछ सिंबल्स दिए होंगे, उनको आपने अच्छे से स्टडी करना और बताना कि नेक्स्ट का क्या आ सकता है। सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपके। डन। नंबर एनालॉजी, नंबर से रिलेटेड, इसके लिए आपको आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होने आनी चाहिए। यू मस्ट नो कि प्राइम नंबर क्या होता है, आपके इवन ऑड इंटीजर्स के बारे में पूछा जा सकता है। सो बहुत सारे हम डिस्कशन चल रही है, अभी करेंगे उसको सारे को, है ना। ठीक है जी। ओरिएंटेशन, वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली कई बार इसको मैथ्स में इंक्लूड कर लेते हैं, बट बेसिकली रीजनिंग का पार्ट माना जाता है। ठीक है, आपके सिंबॉलिक नंबर्स क्लासिफिकेशन होगी, आपके पंच होल पैटर्न फोल्डिंग हो गया कि नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा। जैसे किसी पेपर को फोल्ड कर दिया गया, 3 फोल्ड करने के बाद वो कहेंगे जब इसको खोला जाएगा तो बताइए क्या स्ट्रक्चर बन सकता है मेरे पास। या कहीं से काट दिया गया, ठीक है, पेपर फोल्डिंग अंदर आ जाता है। आपकी इम्बेडेड फिगर्स हो गए हैं कि आपको एक डायग्राम दिया है, उसके अंदर से कुछ पोर्शन को उड़ा दिया गया, वो पूछेगा कि बताओ जो पोर्शन गायब है वो कौन सा पोर्शन है। क्लियर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया आपके पास। ठीक है, वर्ड बिल्डिंग हो गया, सोशल इंटेलिजेंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग कैसे होता है, जैसे मुझे बता देगा अभी एक सीरीज दे दी गई नंबर्स की, ABCD, रेगुलर नंबर्स हैं, बोलेगा भी नेक्स्ट नंबर क्या है। समझ रहे हो, ये आपको क्या दे दिया, कुछ 5 वर्ड्स की डाटा दे दिया गया, उससे नेक्स्ट वर्ड पूछ लेगा क्या है। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑपरेशंस, अदर टॉपिक्स। चलिए, अब सबसे जो मुश्किल आपको पार्ट लगता है वो क्या लगता है आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या आता है, नंबर सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ होल नंबर्स, और सॉरी कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। देखिए, नंबर सिस्टम बहुत आसान है। नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स वगैरह हो गए, अभी जो मैं बात कर रहा था रीजनिंग में आपके पास, ठीक है, वो होंगे। या आपसे पूछा जाएगा प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, बहुत वास्ट है। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन आपके इसी में आते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट की आती है अगर मैं बात करूं, वो इसी में होते हैं। ठीक है, नंबर्स का जो भी खेल है वो सारा का सारा नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। नेक्स्ट देखिए क्या, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, आपकी परसेंटेज। डन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपकी परसेंटेज। देन मैं क्या बोल लूंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो दो चीजें हैं ना, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी के ऊपर आपका सारा कॉन्सेप्ट टिका होता है। मैक्सिमम जो आप अर्थमेटिक करते हो ना, अर्थमेटिक जो आप बोलते हो, एडवांस को छोड़ के जो आपका पार्ट होता है मेजर पोर्शन, वो आपका क्या है, वो आपका परसेंटेज और रेशियो से ही हम करते हैं। आज तक अभी तक जो हमारे पीवीए की सीरीज चल रही है, रेयर ही होगा कोई क्वेश्चन हमने एक्स से करवाया होगा आपको, या कोई वेरिएबल लेके। जहां पे नहीं है जरूरत, वहां पे रेशियो और परसेंटेज वाले मेथड ही बेटा चलते हैं। डन। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर रूट्स हो गए, अगेन कैलकुलेशन का पार्ट। मैंने आपको बोला था स्लाइड में कि कैलकुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो स्क्वायर रूट जानने के लिए भी आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आपके पास बेटा, एवरेज होगी, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सब चैप्टर्स के नाम है। बट ये बेस क्या है इनका, इनका बेस है परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, उसके बाद आपका एडवांस का पार्ट शुरू होता है, जो कहां से शुरू होता है, अलजेब्रा से। बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्च, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ्स ऑफ लीनियर। जैसे आपके अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे मैं लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर। जैसे मैं लिखूं जरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे वाले, बेसिकली फॉर्मूला बेस बोला जाता है, बट हम अप्रोच अलग लगाते हैं इसमें, हमें जल्दी करना होता है। ठीक है, हमें स्कूल की तरह नहीं करना होता, हमें अलग से पेपर को सॉल्व करना पड़ता है, तो उसके बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स आपको बताए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट आता है आपका ज्योमेट्री। ये सबसे मेजर पार्ट आता है बेटा, ज्योमेट्री हो गया और आपका मेंसुरेशन हो गया। ज्योमेट्री में देखो क्या है, फेमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड फेसेस। ट्रायंगल्स हो गया आपका, रेक्टेंगल्स हो गया, सब यहीं पे बात की गई है उनकी। ठीक है, ट्रायंगल्स एंड वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स। जैसे आपके सेंटर आता है, इन सेंटर की बात करते हो आप, सर्कम सेंटर की बात करते हो आप, ठीक है, आप सेंट्रोइड की बात करते हो। ठीक है, ठीक है, ये सब सेंटर्स की बात होती है। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है भाई, कि बिल्कुल हूबहू स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉन्ग्रुएंसी होती है। सिमिलरिटी क्या होती है, कि सिमिलर स्ट्रक्चर, जैसे मैं हूं,
मेरी फोटो खींच दी गई बट वो मेरे से छोटी है, वो पॉकेट साइज फोटो है, ये मेरी सिमिलरिटी होगी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, मैं वो मेरा हूबहू स्ट्रक्चर बना दिया गया, वो तो बना दिया गया मतलब जैसे कोई स्ट्रक्चर बना दिया गया तो वो क्या होगा, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी। डन। सर्कल्स एंड कोड, सर्कल्स की बात की गई है, छोटे से कोड है भाई उसके अंदर, है ना। जैसे सर्कल हो गया आपके पास, है ना, ये कोड हो गया, ये टेंजेंट हो गया आपकी, ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स टू टू और मोर सर्कल्स, तो एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किसमें आपकी, मतलब पूरा सर्कल का पार्ट आपको ज्योमेट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन क्या है देखो, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल्स। बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, सारी चीजें, स्फीयर लिखा हुआ, पिरामिड स्ट्रक्चर, है क्या होता है आपके पास, चाहे मैं राइट सर्कुलर कोन की बात करूं, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करूं, स्फीयर की बात करूं, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगल, परपेलोपाइड, रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास आपका एरिया और वॉल्यूम की बात की जाएगी इसमें। आपका चाहे मैं बात कर लूं बेटा एरिया, ठीक है, चाहे इसमें बात करूं मैं वॉल्यूम की, चाहे इसमें बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की, या इसमें बात करूं मैं टोटल सरफेस एरिया, ये सारी चीजें कहां पे है। या जैसे आपके वो क्वेश्चन होते हैं ना कि फेंसिंग करनी है, कोई खेत दिया हुआ है या कोई फील्ड दी है, उसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है, सारे क्वेश्चन किस में आते हैं, ये आपके मेंसुरेशन पार्ट के क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। सो अगर आपको अभी तक नॉलेज नहीं थी किस पार्ट में कौन सा, तो अभी तक आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि कौन से पार्ट में आप क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको पता ही है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, हाइट एंड डिस्टेंस, ये हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी का पार्ट होता है। बच्चे बेसिकली इसको अलग पार्ट समझ लेते हैं, बट एक्चुअली जो हाइट एंड डिस्टेंस है ना वो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है। डन। उसके बाद क्या हो गया, स्टैटिकल चार्ट्स हो गए, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार ग्राफ। बेसिकली आपकी क्या है, आप जिसको बोलते हैं आप डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका डीआई का पार्ट है। तो डीआई का पार्ट एक या दो क्वेश्चन कंफर्म है, आपको आते ही आते हैं। सीजीएल में मे भी इसकी वेरिएशन बढ़ सकती है, बिकॉज आपका मेंस का पेपर भी होता है 200 नंबर का। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि आपका करंट अफेयर, समझ रहे हो, आपके करंट अफेयर की बात की गई है इसमें, जीके प्लस जीएस में। जीएस का तो आपको पता ही, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपकी इकोनॉमिक्स, सारे के सारे आते हैं, बट जनरल अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिनिमम आ रहे हैं आपको, समझ रहे हो, 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं, मिनिमम कहते हैं जिसको। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, ठीक है। क्वेश्चन आर ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। देखो मैंने अभी बोला था करंट इवेंट्स, तो करंट इवेंट्स की बात हो गई है, एंड द सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। बस पूरा का पूरा ये क्या दिया हुआ आपको, उसी की बात दी हुई है कि करंट अफेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। अभी आपके टायर 2 और टायर 3 से रिलेटेड भी एक वीडियो आने वाली है, बट अभी तक मैंने टायर 1 की और जीएस के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको पता चले कि जीएस में आना कैसे और तैयारी कैसे करनी है उसके सीएचएसएल की। क्लियर है, तो जल्दी ही वो वीडियोस भी आएंगी, तो उसके लिए टिल देन प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिकॉज जब तक ये वीडियोस आगे नहीं पहुंचेगी, आप जैसे बच्चों का प्यार आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हमें प्रोत्साहन नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए थैंक यू।